तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर नाम की इस एक तरह से सीरीज़ के बारे में। दोस्तों ये जो सीरीज है पहले भी एक तरह से 2000 से पहले से ही चलती हुई आ रही है और कई एक तरह से OTT प्लेटफॉर्मों पर इसकी एनिमेटेड और साथ ही साथ कई एक तरह से सीरीज हमें देखने को मिली और फाइनली इसे नेटफ्लिक्स ने एक तरह से अपने वर्जन के अंदर इसे की जो OTT राइट है वो खरीद के इसे एक तरह से विजुअल के अंदर एक तरह से प्रेजेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक तरह से सीरीज है इसके अंदर हमें सेक्शन 1 अभी देखने को मिला है हाल ही में। एपिसोडों की बात की जाए तो 8 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसकी रेटिंग धांसू है 7.5% की है 10 में से और रेड टमाटोज पर 86% की ये रेटिंग है। तो अब इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम आगे जानना चालू करते हैं। स्पेनिश किशोर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एडुआर्ड सोला की पटकथा से मार्कल फोरेस्ट द्वारा निर्देशित है, जो एरियाना गोडोय के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जूलियो पेना, क्लारा गैले और पिलर कास्त्रो हैं। 2, 3, 4, 5 इसे 4 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। थ्रू माई विंडो अक्रॉस द सी नामक सीक्वल 23 जून 2023 को जारी किया गया था। तीसरी और अंतिम किस्त थ्रू माई विंडो 3 लुकिंग एट यू 23 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। कथानक: रकेल अपने जीवन की कहानी बताना शुरू करती है। एक कक्षा में हम उसे अपने असाइनमेंट को पढ़ने से इनकार करते हुए देखते हैं, भले ही वो कहानी लिखना जानती हो, लेकिन उसमें इसे बताने का साहस नहीं है। फिर वो कहती है कि उसकी कहानी इस कक्षा में शुरू नहीं होती है, ये वास्तव में उसके घर से शुरू होती है। जैसा कि वो वर्णन करती है, उसका घर एक साधारण निवास था जो उतार चढ़ाव के माध्यम से हिडाल्गो हवेली नामक एक साम्राज्य से घिरा हुआ था। हिडाल्गोस उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली उनसे बिल्कुल अलग है। हिडाल्गोस के पास अल्फा 3 है, जो देश की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय बार्सिलोना की सबसे शानदार इमारत है। अल्फा 3 साम्राज्य के 3 उत्तराधिकारियों, हिडाल्गो भाइयों आर्टेमिस, एरिस और अपोलो को संदर्भित करता है। रकेल को एरिस के प्रति एक अस्वस्थ जुनून है, लेकिन उसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा है। वो सब कुछ जानती है जो वह करता है और उसके बारे में जानकारी एकत्र करना पसंद करती है। अपोलो ने रकेल को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें अपना वाईफाई इस्तेमाल करने दिया क्योंकि उनका वाईफाई खराब हो गया था। वो भ्रमित हो जाती है और उसे पता चलता है कि एरिस ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया है और वाईफाई पासवर्ड को क्रैक कर लिया है। अगले दिन रकेल एरिस का पीछा करते हुए एक सुनसान जंगली इलाके में जाती है, जहां वो उससे अपने कंप्यूटर को हैक करने के बारे में बात करती है। जवाब में वो उसके हाथ पर पासवर्ड लिखता है और उससे पूछता है कि यह एक कोड क्यों है जो कहता है एरिस ग्रीक गॉड। वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रकेल स्वीकार करती है कि वह उसे पसंद करती है और चाहती है कि वह उसके प्यार में पड़ जाए। रात में वो ये दावा करने के लिए वाईफाई का प्लग बंद कर देती है कि इसका नियंत्रण उसका ही है, लेकिन एरिस उसके कमरे की खिड़की पर चढ़ जाता है और उसे वापस प्लग कर देता है। वे एक उत्तेजक क्षण साझा करते हैं जो रकेल को और अधिक चाहने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन एरिस उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वो उसे बहकाती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलने देती जो वह चाहता है और कहती है कि कर्म एक कुतिया है। बाद में वो अपोलो के लिए एक पेय खरीदती है जो बहुत नशे में हो जाता है और अपने स्थान पर वापस नहीं जाना चाहता है। वो अपनी दोस्त डेनियला की मदद से उसे अपने पास ले जाती है। अपने स्थान पर जाते समय अपोलो ने गलती से अपना फोन तोड़ दिया। एरिस फिर से उसकी खिड़की पर चढ़ जाती है और कहती है कि जब तक उनके पिता काम पर नहीं जाते वे घर वापस नहीं जा सकते। एरिस ने उसे अपने दादा की मृत्यु के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसे भी उन्हीं की तरह एलर्जी है। एरिस ने रकील को एक नया फोन उपहार में दिया, लेकिन वह इस भाव से बहुत खुश नहीं है, इसलिए वो फोन वापस करने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती हैं और वे सेक्स करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एरिस उदासीन व्यवहार करती है, जिससे रकेल वास्तव में क्रोधित हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। उसे पता चलता है कि उसने अपना लॉकेट उसके स्थान पर छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाती है। वो रात भर रुकती है, लेकिन सुबह वो फिर से उसे बर्खास्त कर देता है और उसे छोड़ देता है।
रकेल की दोस्त डेनियला और योशी उसे एरिस से अपना ध्यान हटाने में मदद करने के लिए एक पार्टी में ले आती हैं जहां वो नशे में धुत हो जाती है। एरिस उसे सड़क पर असुरक्षित स्थिति में देखता है और उसे अपने घर ले जाता है। एरिस स्वीकार करता है कि वो उसे दूर धकेल रहा है क्योंकि वो उसे चीजों का एहसास कराती है और कैसे उसके पिता ने पहले से ही उसके लिए एक रास्ता तय कर लिया है जिसका वह अनुसरण करता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें किसी लड़की से प्यार करना शामिल नहीं है। एरिस रकेल को बताता है कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता है और उससे उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। इस बार सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा तब तक है जब तक एरिस अपने पिता के सामने अपनी बात साबित करने के लिए रकेल को एक पारिवारिक पार्टी में नहीं ले जाता। वहां रकेल अपमानित महसूस करती है जब वह अपनी मां को वेटर के रूप में काम करते हुए देखती है। रकेल ने अपनी मां के साथ हार्दिक बातचीत की जहां वो उससे कहती है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर न चले। उनके पिता एक महान लेखक थे लेकिन उनमें कभी अपना उपन्यास प्रकाशित करने का साहस नहीं हुआ। वो उसे सारा नाटक खत्म करने और एरिस को ये बताने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह वास्तव में उसके बारे में कैसा महसूस करती है। रकील एरिस को यही बताने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन उसे घर में आने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि उसके परिवार में हर किसी को लगता है कि वह ध्यान भटकाने वाली चीज है जो उसे अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक देगी। एरिस हर किसी की बात नहीं मानता है और प्रोम में भाग जाता है जहां रकेल का दिल कई बार तोड़ने के कारण योशी ने उसे छोड़ दिया है। योशी गुस्से में है और एरिस को रकेल से बात नहीं करने देता। वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है जहां योशी एरिस को आंशिक रूप से खाली पूल में धकेल देता है। जैसे ही वो दूर जाता है उसमें क्लोरीन गिरा देता है। रकेल अस्पताल में उससे मिलने जाती है और उसके पूरी तरह से ठीक होने तक पूरे समय उसके साथ रहती है। डर के बाद एरिस का परिवार उसे वह करने देता है जो वह चाहता है। इसलिए उन्होंने स्टॉकहोम में चिकित्सा का अध्ययन करने का निर्णय लिया। हवाई अड्डे पर एरिस ने कबूल किया कि उसने जानबूझकर उनका वाईफाई तोड़ दिया था ताकि वो उससे बात कर सके। रकेल आखिरकार अपनी कहानी बताने के लिए काफी बहादुर है, इसलिए 4 महीने बाद उसने थ्रू माई विंडो नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। जैसे ही हम एरिस को आश्चर्यचकित करने के लिए उसकी खिड़की पर चढ़ते हैं, अंतिम क्रेडिट रोल हो जाता है। कास्ट करें: जूलियो पेना एरिस हिडाल्गो के रूप में, रकेल मेडोजा के रूप में क्लारा गैले, रोजा मारिया के रूप में पिलर कास्त्रो, अपोलो हिडाल्गो के रूप में ह्यूगो अर्ब्यूज, सोफिया हिडाल्गो के रूप में राचल लस्कर, आर्टेमिस हिडाल्गो के रूप में एरिक मैसिप, डेनियला के रूप में नतालिया अजहारा, योशी के रूप में गुइलेर्मो लेशेरस, माको के रूप में मारिया कैसल्स, सैमी के रूप में लूसिया डेला पोएटा, क्लाउडिया के रूप में एमिलिया लाजो। रिलीज: थ्रू माई विंडो को 4 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 1.6/7 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटिव वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 6 समीक्षाओं के आधार पर 0% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। 7 सिनेमेनिया के जेनेरे जर्बानो ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी है, क्योंकि इसमें सेक्स, महिला सशक्तिकरण के प्रयास और वही पुरानी जहरीली घिसी-पिटी बातें दिखाई गई हैं। 8. अगली कड़ी: फरवरी 2022 में नेटफ्लिक्स ने 2 सीक्वल के विकास की घोषणा की। बाद में पहले सीक्वल का शीर्षक अक्रॉस द सी ए ट्रेवेस डेल मार्च बताया, जिसमें एंड्रिया चैपरो, इवान लापादुला और काला टूस को अतिरिक्त कलाकारों के रूप में दिखाया गया। 9. थ्रू माई विंडो अक्रॉस द सी 23 जून 2023 को रिलीज हुई थी। 10. तीसरी और अंतिम किस्त थ्रू माई विंडो 3 लुकिंग एट यू ए ट्रेवेस दे तू मिराडा 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई। जूलियो पेना फर्नांडीज, जन्म 15 जुलाई 2000, एक स्पेनिश अभिनेता और गायक हैं, जिन्हें डिज्नी चैनल की मूल श्रृंखला बिया 1 में मैनुअल गुतरेस क्यूमोला और किताब पर आधारित नेटफ्लिक्स फिल्म थ्रू माई विंडो में एरिस हिडाल्गो के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। एरियाना गोडोए द्वारा जीवन और करियर: किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो। स्रोत खोजें: जूलियो पेना फर्नांडीज, समाचार पत्र, किताबें, विद्वान JSTOR। सितंबर 2022। जानें कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है।
जूलियो पेना का जन्म 15 जुलाई 2000 को सैन सेबेस्टियन, स्पेन में हुआ था। हालांकि वह अपने माता पिता और एम्मा पेना नाम की बहन के साथ मैड्रिड शहर में पले बढ़े। हाई स्कूल में उन्होंने थिएटर की शिक्षा ली और शहर में अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया। इसके अलावा पेना ने 9 साल तक पियानो की शिक्षा ली। 2012 से वह कई नाटकों में दिखाई दिए हैं, जैसे द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस 2012, माइल्स ग्लोरियोसस 2013, स्पामोलॉट 2014, मम्मा मिया 2015 और लॉस पेलोपिडास 2016, अर्काडिया थिएटर में संगीतमय एलिस इन वंडरलैंड 2017, कॉप्स ब्राइड 2018 और मॉलिन रूज 2018 में अभिनय करने के अलावा 2018 में उन्हें मैनुअल गुतरेस की भूमिका के साथ डिज्नी चैनल की मूल श्रृंखला बिया में अभिनय करने के लिए चुना गया था। जब वो मैरिड के जन थिएटर स्कूल में थे तब उन्हें ये भूमिका मिली और श्रृंखला के निर्माता अभिनेता का चयन करने के लिए कास्टिंग करने गए। हालांकि पहले तो वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन अंतिम परीक्षण पास करने के बाद ब्यूनस आयर्स चले जाने पर उन्होंने उसे काम पर रख लिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत उन्हें पसंदीदा टेलीविजन अभिनेता के रूप में 2020 में किड्स चॉइस अवार्ड्स मैक्सिको के लिए 2021 में मोस्ट सुने गए अवार्ड्स में वर्ष के अभिनेता के रूप में और ब्राजील में एसईसी अवार्ड्स में किशोर श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया है। 2021 में उन्होंने डिज्नी जोड़ पर टेलीविजन विशेष बिया ए वर्ल्ड अपसाइड डाउन में भाग लिया। उसी वर्ष वो संगीतमय समथिंग रॉटन में दिखाई दिए। मार्को सरबैक्स द्वारा स्पेनिश में अनुवादित और मैरिड के अरापाइल्स थिएटर में प्रीमियर किया गया। जनवरी 2021 में वो स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला बबूल 38 में शामिल हुए, जहां उन्होंने उसी वर्ष मई में इसके अंत तक गिल्मो सैक्रिस्टन की भूमिका निभाई। अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म में उनकी कास्टिंग की घोषणा की गई, थ्रू माई विंडो, जो इसी नाम के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित है, जहां उन्होंने मुख्य नायक एरिस हिडाल्गो की भूमिका निभाई है। महीनों बाद उन्होंने एटाना के गीत बलिन के संगीत वीडियो में भाग लिया, जिसमें एटाना मिगुएल की प्रेमिका की भूमिका निभाई। वह राउल बैरेंको द्वारा लिखित और जैकोबो मुनोज द्वारा निर्देशित नाटक एम्ब्रेक के मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे। जनवरी 2024 में उन्हें एलेजांद्रो अमेनाबार की फिल्म एल कॉटिवो में कास्ट किए जाने की सूचना मिली थी, जो अल्जियर्स में एक बंदी के रूप में मिगुएल डे सेवेंस के 5 साल के कार्यकाल पर आधारित थी। 3 गैस्टन डुप्रेट, जन्म 8 दिसंबर 1969, और मारियानो कोहन, जन्म 1 दिसंबर 1975, अर्जेंटीना के टीवी और फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने 1999 में टीवी में अपना करियर शुरू किया, जब उन्होंने टेलीविजन एबिएटा, एक अभिनव और इंटरैक्टिव टीवी शो बनाया और निर्मित किया, जहां दर्शकों ने एक छोटी क्लिप 1 मिनट से भी कम रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन से उनके पास आने का अनुरोध करके सामग्री बनाई। उन दोनों ने 2002 में कोनेक्स अवार्ड मैरिड डिप्लोमा जीता। प्रारंभिक चरण। गैस्टन और मारियानो की मुलाकात 1993 में ब्यूनस आयर्स में एक क्षेत्रीय प्रायोगिक वीडियो उत्सव के दौरान हुई थी, जहां गैस्टन जूरी के सदस्य थे और मारियानो अपने वीडियो अन डिया मास एन ला टिएरा के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया और नई परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। तब से वे रचनात्मक और व्यावसायिक भागीदार रहे हैं। प्रयोगात्मक फिल्म और वीडियो के क्षेत्र में उन्होंने 20 से अधिक रचनाएं बनाई हैं, जिन्हें दुनिया भर के मूवी थिएटरों, कला गृह स्थलों और संग्रहालयों में देखा गया है। कुछ बेहतर ज्ञात शीर्षक हैं: कैमा डी सोम्ब्रा 1990, सकिटो 1993, वेनिमोस लेनोस डी टिएरा 1996, हेक्टेरिया 1998, सोए फ्रांसिस्को लोपेज 2000, 20/12, 2001 और हागालो यूस्टिड मिस्मो 2002। टेलीविजन। टीवी में उन्होंने टेलीविजन एबिएटा 1999, क्यूपिडो 2000, क्यूएंटोस डी टेरा 2001, नवेगांडो कॉन फेडे 2002 और एल अमाटे टीवी 2007 जैसे वैचारिक और अभिनव प्रारूप तैयार किए। उन्होंने ब्यूनस आयर्स शहर के लिए सांस्कृतिक टीवी चैनल स्यूदाद एबिएटा 2003 को डिजाइन, स्थापित और निर्देशित किया, जहां उन्होंने जनसंचार के लिए नई अवधारणाएं विकसित की। 2022-2023 में उन्होंने टीवी श्रृंखला एल एनकार्गाडो द बॉस विकसित की, जो डिज्नी जोड़ पर उपलब्ध है।
ये शो मूल रूप से स्टार जोड़ पर प्रसारित किया गया था और इसका प्रीमियर 26 अक्टूबर 2022 को हुआ था। अब तक इसके 2 सीजन, 18 एपिसोड शामिल हो चुके हैं। ये डार्क कॉमेडी अर्जेंटीना और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में हिट रही। इसमें गुइलेर्मो फ्रांसिला एक लिव इन बिल्डिंग मैनेजर की भूमिका निभाते हैं, जो निवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। फिल्म फीचर फिल्मों के क्षेत्र में उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया 1998 और यो प्रेसिडेंट 2006 का निर्देशन शुरू किया। पत्रकार लुइस माजुल और पेटागोनिक डिज्नी फिल्म्स के साथ सह निर्मित एक फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसने मैक्सिको से इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा में प्रथम पुरस्कार और मलागा फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। 2 साल बाद उन्होंने एल आर्टिस्टा 2008 उर्फ द आर्टिस्ट का निर्देशन किया, जो पूरी तरह से लंबे ट्रैकिंग शॉट्स द्वारा बनाई गई एक आर्ट हाउस फिल्म थी, जो सवाल उठाती है कि समकालीन कला की अस्पष्ट दुनिया में एक कलाकार और उसके काम के बीच सीमाएं कहां स्थापित होती हैं। एलएफ मीडिया, अर्जेंटीना, सिनेसिटा और इंस्टीट्यूटो लूस, इटली के बीच सह निर्मित और फिल्म निर्माण के लिए इबमीडिया, स्पेन अनुदान प्राप्त हुआ। एल होम्ब्रे डे अल लाडो 2009 उर्फ द मैन नेक्स्ट डोर एक कहानी जो पड़ोसियों के बीच टकराव को उजागर करती है और ये पड़ोसी अपने मतभेदों से कैसे निपटते हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग कासा कर्चे कर्कट हाउस में की गई थी, जो अमेरिका में प्रसिद्ध स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुसियर द्वारा डिजाइन और निर्मित एकमात्र आवासीय घर था। फिल्म ने अर्जेंटीना में 24 मार डेल प्लाटा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अर्जेंटीना फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। संडास 2010 में विश्व नाटकीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार और इसे लिंकन सेंटर फिल्म सोसाइटी और एमओएमए में भाग लेने के लिए चुना गया था। 2010 न्यूयॉर्क, यूएसए में न्यू डायरेक्टर्स न्यू फिल्म्स फेस्टिवल। लिविंग स्टोर्स 2014 एक वृत्तचित्र है जो लंबे स्थिर ट्राइपोज शॉट्स के माध्यम से लोगों को अपने घरों और कार्यालयों में नृत्य करते हुए प्रस्तुत करता है। द डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन, स्पेनिश एल सियुडाडानो इलस्ट्रे 2016 में बार्सिलोना में रहने वाले एक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक को सम्मान स्वीकार करने, एक कला शो में जूरी बनाने और व्याख्यान देने के लिए अपने अर्जेंटीना के गृहनगर में वापस आमंत्रित किया जाता है, जबकि उन्हें सम्मान और अवमानना दोनों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नगरवासियों को अपने उपन्यासों का आधार बनाया। आधिकारिक प्रतियोगिता कॉम्पिटेंसिया आधिकारिक 2021 में जारी की गई थी। फिल्मोग्राफी जैम रूरिस लोप, जन्म 8 सितंबर 1950, कैटेलोनिया के एक स्पेनिश व्यवसाय, फिल्म निर्माता और मीडिया मुगल हैं। रूरिस को समाचार पत्र पब्लिको के संस्थापक और मीडिया समूह मीडिया प्रो के सीईओ के रूप में जाना जाता है। वामपंथी राष्ट्रवादी माने जाने वाले, वह अपनी युवावस्था में ट्रॉट्स्कीवादी और फ्रैंकोइस्ट विरोधी संगठनों के सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन 1950 में बार्सिलोना में जन्मे एक राउर्स कॉमिसियोनेस ओब्रेरास सीसी वर्कर्स फ्रंट ऑफ कैटेलोनिया एफओसी और ट्रॉट्स्कीस्ट रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लीग एलसीआर जैसे गुप्त फ्रैंकोइस्ट विरोधी संगठनों के सदस्य थे। 2 फ्रैंकोइस्ट तानाशाही के दौरान गिरफ्तार किए गए, उन्होंने 1969 से 1971 तक एक राजनीतिक कैदी के रूप में बार्सिलोना के कार्सेल मॉडलो में कैद में समय बिताया। 3 राउर्स ने टीवी 3 में खेल पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1983 में बनाया गया कैटलन सार्वजनिक टेलीविजन चैनल खेल विभाग के समाचार और प्रोडक्शंस के शीर्ष पर 8 वर्षों तक सेवा की। 1 मास मीडिया व्यवसाय राउर्स ने प्रोडक्शन कंपनी मीडिया प्रो की स्थापना की, जो मुख्य रूप से कैनाल जोड़ के स्पोर्ट्स प्रोडक्शंस और कैनाल सुर की न्यूज़कास्ट सेवाओं द्वारा शुरू की गई थी। 4 2005 में गेस्टोरा डे इन्विजन्स ऑडियो विजुअल्स ला सेक्स्टा ने जोस लुइस रोड्रिग्स जापाटेरो की सरकार के दौरान दिए गए अंतिम डीटीटी लाइसेंस प्राप्त किए। 5 मीडिया प्रो की ग्रुप GAMP कंपनी का प्राथमिक शेयरधारक, उस समय दूसरा शेयरधारक टेलीविसा में हिस्सेदारी थी। 5 संबंधित टीवी चैनल ला सेक्स्टा का प्रसारण मार्च 2006 में शुरू हुआ। 6 प्रकाशक मीडिया पब्ली सोसिएडेड दी पब्लिकेशंस बाय एडिक्यूनेस एसेल फरवरी 2007 में निर्मित के माध्यम से राउर्स और टेटेक्सो बैनेट और जेरार्ड रोमी जैसे अन्य भागीदारों ने दैनिक समाचार पत्र पब्लिको लॉन्च किया, 7 जिसने 26 सितंबर को अपना पहला अंक प्रकाशित किया। 2007 8 निराश वामपंथी पाठकों को एल पेस से दूर करने का संकल्प लेते हुए 9 पब्लिको के प्रिंट संस्करण को इग्नासियो एस्कोलर
फेलिक्स मोंटेरतो और जेसुस मारानातो द्वारा क्रमिक रूप से संपादित किया गया था। 2008 से 2012 तक पर्याप्त पाठक संख्या में वृद्धि हासिल करने के बावजूद 2011 के चरम पर यह स्पष्ट हो गया था कि व्यवसाय मॉडल भारी ऋणग्रस्तता के साथ व्यवहार्य नहीं था। 12 और कंपनी ने छंटनी की याचिका दायर की। 2011 में 20% कार्यबल प्रभावित हुआ। 3 जनवरी 2012 को रिसीवरशिप के लिए आवेदन करने के बाद राउज और उनके सहयोगियों ने 24 फरवरी 2012 को पब्लिको के प्रिंट संस्करण को बंद करने का संकल्प लिया। 13 मीडिया पब्लिक के 20 पूर्व कर्मचारियों के एक समूह ने प्रकाशक के समर्थन के बिना ऑनलाइन संस्करण प्रकाशित करना जारी रखा। 14 हालांकि 23 मई 2012 को रिसीवर ने डिस्प्ले कनेक्टर्स एसएल को प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया पब्लिक संपत्तियां प्रदान की, जो फरवरी 2012 में बनाई गई कंपनी थी और इसमें राउज और अन्य मीडिया पब्लिक लोगों ने भाग लिया था। 15 2019 तक उनके पास मीडिया प्रो में 12% हिस्सेदारी थी, जिसका स्वामित्व मुख्य रूप से चीनी कंपनी ओरिएंट होंटाई कैपिटल के पास था। 16 2020 में राउज ने थिंक टैंक इंस्टीट्यूट सोबेरेनीज के लॉन्च को बढ़ावा दिया। 17 अक्टूबर 2023 में मीडिया प्रो के बोर्ड ने कथित तौर पर बहुसंख्यक शेयरधारक साउथविंड ग्रुप और अल्पसंख्यक शेयरधारक WPP के अनुरोध पर कंपनी के प्रबंध भागीदार के रूप में रूरिस के बाहर निकलने का फैसला किया। 18 दृश्य। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो वो 22 फरवरी 2024 को इसे रिलीज़ किया गया था। फुल्ली एक तरह से हिंदी इंग्लिश में भी रिलीज़ कर दिया गया था और मल्टीपल लैंग्वेज में इसे रिलीज़ किया गया था। इंडिया के अंदर भी इसे बड़े स्केल पर रिलीज़ किया गया और नेटफ्लिक्स पर अब ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 5-7 दिन हो चुके हैं और गूगल पर भी मोस्ट सर्चेबल एक तरह से सीरीज़ों में से एक ये बन चुकी है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है, जैसा कि रेटिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सेक्शन 2 एक तरह से कन्फर्म कर दिया गया नेटफ्लिक्स के द्वारा। बहुत जल्द इसका सेक्शन 2 भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बताई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ। स्पेनिश भाषा की ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो गैस्टन डुप्रेट और मारियानो कोहन द्वारा निर्देशित है। 3 डुप्रेट, कोहन और एंड्रेस डुप्राट की पटकथा से। इसमें पेनेलोप क्रूज, एंटोनियो बैंडेरस और ऑस्कर मार्टिनेज शामिल हैं। कथानक। अपने 80वें जन्मदिन पर हम्बर्टो सुआरेज, एक उम्रदराज बहु करोड़पति, अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं और एक पुल के निर्माण के लिए वित्तपोषण पर विचार करते हैं। इसके बजाय उन्होंने एक फिल्म को वित्तपोषित करने का फैसला किया ताकि लोग उनकी विरासत को प्यार से देख सकें। उन्होंने एकांत प्रिय पाल्मे डी ओर पुरस्कार विजेता लोला क्यूवास को निर्देशक के रूप में चुना, जिसकी पटकथा नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास राइवलरी से ली गई है, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो नशे में गाड़ी चलाने की घटना में अपने माता पिता की हत्या के लिए अपने भाई को माफ करने में असमर्थ है। दोनों भाइयों की भूमिका प्रशंसित मंच अभिनेता इवान टोरेस और सेलिब्रिटी अभिनेता फेलिक्स रिवेरो द्वारा निभाई जाएगी। इवान एक विधि अभिनेता है जिसने अपने चरित्र के अतीत को बड़े पैमाने पर तैयार किया है, जबकि फेलिक्स एक अधिक मुख्यधारा हॉलीवुड अभिनेता है जो इवान की विधियों को व्यर्थ पाता है। लोला खुद को एक अत्यधिक सन की निर्देशक साबित करती है जो व्यापक नोट्स बनाता है और उसे अपने अभिनेताओं के लिए अधिक से अधिक विचित्र अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे कि उन्हें एक पंक्ति या शब्द दोहराने के लिए मजबूर करना जब तक कि उन्हें विश्वास न हो जाए कि वे पर्याप्त रूप से आश्वस्त हैं, रिहर्सल में दिखाने से इनकार करना, और एक पर जिस दृश्य का वे अभ्यास कर रहे हैं उसके तनाव का अनुकरण करने के लिए एक क्रेन के माध्यम से इवान और फेलिक्स के सिर पर एक बड़ा नकली पत्थर लटका दें। एक सत्र में इवान और फेलिक्स को कुर्सियों से बांध दिया जाता है और ये देखने के लिए मजबूर किया जाता है कि लोला एक औद्योगिक श्रेडर में उनके विभिन्न पुरस्कारों को कुचल देता है, जिसमें एक हस्तनिर्मित भी शामिल है जो इवान को एक विकलांग स्कूल के छात्रों द्वारा दिया गया था जहां वह एक बार पढ़ाता था। रिहर्सल के दौरान एक दिन फेलिक्स ने लोला और इवान को बताया कि उसे अग्नाशय के कैंसर का पता चला है और वो उपशामक देखभाल पर है। उम्मीद है कि प्रतिद्वंद्विता उसकी अंतिम उत्कृष्ट कृति होगी। इवान ने निजी तौर पर लोला को सुझाव दिया कि यदि फेलिक्स परियोजना को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो वो दोनों भाइयों की भूमिका निभा सकता है। फेलिक्स ने बाद में उन दोनों के सामने कबूल किया कि उसका निदान एक झूठ था जिसका इस्तेमाल उसने जोड़े को ये साबित करने के लिए किया था कि वह अपने अभिनय से उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। इवान उसके प्रदर्शन की सराहना करता है और उसे बताता है कि वह फेलिक्स को उससे बेहतर अभिनेता मानता है, इससे पहले कि उसने खुलासा किया कि यह भी बदले में एक झूठ था। आखिरकार वे फिल्म के अंतिम दृश्य तक पहुंचते हैं,
जहां फेलिक्स का चरित्र इवान की हत्या कर देता है और उसके भाई की जान ले लेता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के उपलक्ष्य में हम्बर्टो द्वारा आयोजित एक पार्टी में फेलिक्स ने इवान को ये कहते हुए सुना कि वह अब तक का सबसे खराब अभिनेता है जिसके साथ उसने काम किया है। फेलिक्स इमारत की छत पर उसका सामना करता है, जहां इवान फेलिक्स को मुक्का मारने का प्रयास करता है जो गलती से उसे छत से फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, यह मानते हुए कि उसने छलांग लगा होगी। इवान की पत्नी को फेलिक्स ने सांत्वना दी। हालांकि लोला को लगता है कि फेलिक्स इस घटना पर केवल आश्चर्यचकित होने का अभिनय कर रहा है। इसमें इस बात का एक संग्रह है कि हर कोई आगे क्या करेगा। सुआरेज पुल बनाता और खोलता है। फेलिक्स द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग के बाद प्रश्नोत्तरी में लोला स्पष्ट रूप से आलोचकों द्वारा उनकी फिल्म में पढ़े गए किसी भी अर्थ से इनकार करती है और एक शब्द में उत्तर देती है। लोला द्वारा सुनाए गए अंतिम दृश्यों में, जो सीधे दर्शकों को संबोधित करते हैं, हम्बर्टो ने एक पुल का वित्तपोषण करने का फैसला किया। फेलिक्स हॉलीवुड परियोजनाओं पर लौट आया और इवान अपने कोमा से जाग गया और फेलिक्स के नाम को शाप दिया। कास्ट करें। लोला क्यूवास के रूप में पेनेलोप क्रूज 4, फेलिक्स रिवेरो के रूप में एंटोनियो बैंडेरस 4, इवान टोरेस के रूप में ऑस्कर मार्टिनेज 4, हम्बर्टो सुआरेस के रूप में जोस लुइस गोमेज 5, मटियास के रूप में मनोलो सोलो 4, जूलिया के रूप में नागोर अर्नबूरो, डायना सुआरेस के रूप में आयरीन एस्कॉलर 5, वायलेटा के रूप में पिलर कास्त्रो 6, डारियो के रूप में कोल्डो ओलाबेरी, हुआन ग्रेंडिनेटी तो एरियल के रूप में। उत्पादन जनवरी 2020 में एंटोनियो बैंडेरस, पेनेलोप क्रूज, ऑस्कर मार्टिनेज, पिलर कास्त्रो, आयरीन एस्कॉलर, कार्लोस हिपोलिटो, जोस लुइस गोमेज, नागोर अर्नबूरू, कोल्डो ओलाब्री और हुआन ग्रेंडिनेटी के साथ कास्टिंग की घोषणा की गई, जिसमें गैस्टन डुप्राट और मारियानो कोहन ने एंड्रेस के साथ लिखी पटकथा का निर्देशन किया था। डुप्रेट तो साथ क्रूज और बैंडेरस ने इससे पहले केवल पेड्रो अल्मोडोवर की 2013 की फिल्म आई एम सो एक्साइटेड के 2 मिनट के दौरान ऑन स्क्रीन समय साझा किया था। 8. फिल्म का निर्माण RTV, TV3 और ऑरेंज एस्पाना की भागीदारी के साथ द मीडिया प्रो स्टूडियो द्वारा किया गया था। 9. मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई। 10 मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया था। 11 शूटिंग सितंबर 2020 में फिर से शुरू हुई और अक्टूबर 2020 में रैप की घोषणा की गई। 12 फिल्मांकन स्पेनिश शहरों मैड्रिड, सैन लोरेंजो डीएल एस्कोरियल और एविला में हुआ। 13. रिलीज। आधिकारिक प्रतियोगिता का विश्व प्रीमियर 4 सितंबर 2021 को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 14 इसे सितंबर 2021 के मध्य में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया। 15 ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल ने 25 फरवरी को स्पेन में फिल्म जारी की। 2022 प्रोटेगोनिस्ट पिक्चर्स ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार संभाले। 9. स्टार डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे पहले ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल की लैटिन अमेरिकी शाखा के रूप में जाना जाता था, ने लैटिन अमेरिका के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 8 अर्जेंटीना के मामले में फिल्म 17 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। 16 IFC फिल्म्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नाटकीय रिलीज अधिकार खरीदे। 17. स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 156 समीक्षाओं में से 96% सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.5/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की सर्वसम्मति में लिखा है, इसका आधार कट्टर फिल्म प्रशंसकों के साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित हो सकता है, लेकिन आधिकारिक प्रतिस्पर्धा का कड़ा फोकस और तेज हास्य एक सार्वभौमिक अपील है। 18. 2021 सिनेफेस्ट सडबरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता। 19 2021 वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने गलास और स्पेशल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में सबसे लोकप्रिय फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता। 20. प्रशंसा वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ 2022 30वें अभिनेता एवं अभिनेत्री संघ पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पेनेलोपे क्रूज मनोनीत 21। 2023 10वां फिरोज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्म जीत गया 22। 37वां गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ छायांकन अनो वाल्स कोलोमेर मनोनीत 23।
10वां प्लेटिनो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ इबेरो अमेरिकन कॉमेडी फिल्म जीत गया। 2008 में क्रूज ने बेन किंग्सले के साथ इसाबेल कोइक्सेट की फिल्म एलिगी में अभिनय किया, जो फिलिप रोथ की कहानी द डाइंग एनिमल पर आधारित थी, जिसमें मुख्य महिला भूमिका कॉन्सुएला कैस्टिलो थी। 83 द हॉलीवुड रिपोर्टर के रे बैनेट ने क्रूज के प्रदर्शन को एक अन्यथा लच्चे पुरुष फैंटेसी फिल्म में उत्कृष्ट बताया। 84 उसी वर्ष क्रूज वुडी एलन की विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना में मानसिक रूप से अस्थिर महिला मारिया एलेना के रूप में दिखाई दी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए मिक लासल ने कहा, लेकिन रहस्योद्घाटन पेनेलोप क्रूज है, जो अमेरिकी फिल्म में कभी बेहतर नहीं रही। अचानक और पहली बार उसका स्टारडम समझ में आता है। मारिया एलेना के रूप में जोस एंटोनियो प्रतिभाशाली हैं और विक्षिप्त पूर्व पत्नी क्रूज जल रही है उन्मादपूर्ण रूप से मजाकिया, परित्यक्त, भावुक, मार्मिक, छायांकन से भरपूर और व्यापक रेंज के साथ। वो अन्ना मैग्नानी की तरह मजेदार और शक्तिशाली है, और इसके अलावा सुंदर भी है। क्रूज को बस किसी को बदलने की जरूरत है, वो ढीली है। 85 इसी तरह द गार्जियन के पीटर ब्रेडशॉ ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा, क्रूज एक मूडी पिकासो ईश कलाकार की भावुक और पागल पूर्व पत्नी मारिया एलेना का किरदार निभाते हुए ऐसा लगता है जैसे वह एक और जगह से भटक गई है। पूरी तरह से भारी फिल्म। वह जो कुछ भी करती है और कहती है वह अधिक मायने रखता है, अधिक के लिए गिने। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अधिक हंसी मिलती है या शायद कोई हंसी आती है, लेकिन वह निश्चित रूप से फिल्म के साथ आगे बढ़ती है। 86 ज़ को गोया पुरस्कार और उनका पहला अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्हें गोल्डन ग्लोब और एसएजी नामांकन भी प्राप्त हुआ। अपनी ऑस्कर जीत के साथ क्रूज अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और आज तक की एकमात्र स्पेनिश अभिनेत्री बन गईं। 87-88 और साथ ही यह पुरस्कार पाने वाली छठी हिस्पैनिक कलाकार बन गईं। 89 क्रूज की अगली फिल्म बच्चों के अनुकूल जी फोर्स थी। 90 जिसमें जुआरेज नाम के एक गिनी पिग जासूस की आवाज थी। 90 जी फोर्स एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $290 मिलियन से अधिक की कमाई की। 91 इसके अलावा 2009 में वो फिल्म ब्रोकन एम्ब्रेसेस में लीना के रूप में दिखाई दी। सलोन कॉम की स्टेफनी ज़ाचारेक ने फिल्म की अपनी समीक्षा में कहा कि क्रूज ब्रोकन एम्ब्रेसेस में अपनी सुंदरता के साथ आगे नहीं बढ़ती है और उनकी भूमिका उस तरह की है जिसे निभाना मुश्किल हो सकता है। 92 क्रूज को ब्रोकन एम्ब्रेसेस में उनके प्रदर्शन के लिए सैटेलाइट अवार्ड्स और यूरोपीय फिल्म अवार्ड्स से नामांकन मिला। क्रूज की 2009 की अंतिम फिल्म म्यूजिकल 9 का फिल्मी संस्करण थी, जिसमें मुख्य किरदार की मालकिन काला अल्बनीज ने किरदार निभाया था। वैरायटी ने बताया कि क्रूज ने मूल रूप से फिल्म की स्टार 93 क्लाउडिया की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जो अंततः निकोल किडमैन के पास गया। क्रूज ने कहा कि उन्होंने फिल्म में डांस रूटीन के लिए 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। 87 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने टिप्पणी की कि जबकि क्रूज एक उत्तेजक गीत और नृत्य करते हैं, उनका अभिनय अजीब तरह से व्यंग्यपूर्ण है। 94 काला के रूप में क्रूज के प्रदर्शन को अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स और एसएजी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2010-2015 स्थापित अभिनेत्री। 2010 में 82वें अकादमी पुरस्कार में क्रूज, जहां उन्हें अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2010 में क्रूज की एकमात्र फिल्म सेक्स एंड द सिटी 2 थी, जो 2008 की फिल्म की अगली कड़ी थी, जिसमें वह एक कैमियो भूमिका में एक बैंकर के रूप में दिखाई दी। 95-96 व्यावसायिक रूप से सफल इस कॉमेडी फिल्म की समीक्षकों ने बड़े पैमाने पर आलोचना की। 97 क्रूज अपनी अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड पारी में जॉनी डेप के साथ रॉब मार्शल की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त में दिखाई दी। फिल्म में क्रूज ने जैक स्पैरो की पूर्व प्रेमिका एंजेलिका की भूमिका निभाई, जो अपने भ्रष्टाचार के लिए उसे दोषी ठहराती है। क्रूज इस भूमिका के लिए विचार की जाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी, क्योंकि वो मार्शल के विवरण में फिट बैठती थीं। जब उन्होंने 9 का निर्माण पूरा किया तो उन्होंने उन्हें इस भूमिका के लिए आमंत्रित किया। 98 इस भूमिका के लिए अभिनेत्री ने 2 महीने तक कसरत की और तलवारबाजी सीखी। 99 फिल्मांकन के दौरान क्रूज को पता चला कि वो गर्भवती है, जिसके बाद पोशाक विभाग ने उसकी अलमारी को और अधिक लोचदार बनाने के लिए उसे फिर से डिजाइन किया। 98 और निर्माताओं ने जोखिम भरे दृश्यों में पेनेलोप के साथ काम करने के लिए उसकी बहन मोनिका क्रूज को काम पर रखा।
उद्धरण वांछित ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $1.046 बिलियन से अधिक की कमाई की। 1 अप्रैल 2011 को फिल्म की रिलीज से पहले क्रूज को एल कैपिटन थिएटर के सामने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 2436वां सितारा प्राप्त हुआ। वो स्टार पाने वाली पहली स्पेनिश अभिनेत्री बनी। 101,102 2012 में क्रूज न्यू सुपर मारियो ब्रदर्स 2 और निंटेंडो 3DS XL को बढ़ावा देने के लिए पहले निंटेंडो विज्ञापन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने विज्ञापन में मारियो की भूमिका निभाई। 103 उन्होंने फिर से इटालियन भाषा बोली, इस बार वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू रोम विद लव में, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रीट स्मार्ट वेश्या का किरदार निभाया, जो एक नवविवाहित की पत्नी होने का नाटक करने के लिए सहमत होती है। 104 उनके साथ दोबारा काम करने के शौकीन एलन ने फिल्म में क्रूज के अभिनय की तुलना इटालियन इकन अन्ना मैग्नानी और सोफिया लोरेन से की। 105 जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 106 क्रूज को उनके उत्साहजनक कार्टूनिस्ट सेक्सी प्रदर्शन के लिए अनुकूल समीक्षा मिली, जिसे द वीक ने असाधारण बताया। 107 उसी वर्ष क्रूज ने इतालवी निर्देशक सर्जियो कैस्टेलिटो के साथ उनकी युद्ध कहानी ट्वाइस बॉर्न में एक बांझ इतालवी महिला के बारे में फिर से बात की, जो साराजेवो में अपने अतीत को फिर से जीने के लिए लौटती है। 108 कैस्टेलिटो की पत्नी मार्गरेट माजेंटिनी के उसी शीर्षक वाले बेस्टसेलर का रूपांतरण क्रूज ने उनके जीवन के विभिन्न चरणों में संक्रमणकालीन चरित्र को चित्रित किया, जिसमें उनके शुरुआती 20वें दशक से लेकर उनके 40वें वर्ष के अंत तक शामिल थे। 109 आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिलने के बावजूद एमिल हिर्श के साथ क्रूज के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। 110 2013 में क्रूज रिडले स्कॉट की द काउंसलर में दिखाई दिए, जिसमें माइकल फेसबैंडर, कैमरून डियाज, ब्रैड पिट और पति जेवियर बार्डेम जैसे कलाकारों की टोली शामिल थी। क्राइम थ्रिलर एक वकील की कहानी है, जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में खुद को क्रूर मैक्सिकन कार्टेल के साथ नशीली दवाओं के सौदे में शामिल पाता है। क्रूज ने अपनी प्रेमिका लॉरा की भूमिका निभाई है, जो कहानी में एकमात्र मासूम पात्र है। 111 फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली। 112,113 उसी वर्ष क्रूज ने एंटोनियो बैंडेरस के साथ पेड्रो अल्मोडोवर की हास्यास्पद कॉमेडी आई एम सो एक्साइटेड में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसने 1980 और 1990 के दशक की निर्देशक की हल्की कैंपी कॉमेडी में वापसी का संकेत दिया। 114 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन इसने दुनिया भर में 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 2015 में क्रूज ने जूलियो मेडेम द्वारा निर्देशित स्पेनिश ड्रामा फिल्म मामा का सह निर्माण और अभिनय किया। इसमें वह मैग्डा नामक एक साहसी मां और बेरोजगार शिक्षिका की भूमिका निभाती है, जिसे स्तन कैंसर का पता चला है, एक भूमिका जिसे क्रूज ने बाद में अब तक पेश किए गए सबसे जटिल, सुंदर पात्रों में से एक, सबसे कठिन के रूप में उद्धृत किया। 116 इस मेलोड्रामा को 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था। 116 जहां इसे इसकी कमजोर कहानी के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। 117,118 हालांकि क्रूज को उनके इक्के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 119 जिसने उन्हें 30वें पुरस्कार समारोह में 8वां गोया नामांकन दिलाया। 120 2016 वर्तमान 2017 गोया अवार्ड्स में क्रूज की 2016 की पहली फिल्म अमेरिकी कॉमेडी जूलेंडर 2 थी, जिसमें बेन स्टिलर द्वारा सह अभिनीत और निर्देशित किया गया था। अगली कड़ी फिल्म में क्रूज ने एक गुप्त इंटरपोल एजेंट की भूमिका निभाई, जो ये पता लगाने में मदद करने के लिए कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों को कौन मार रहा है। मॉडल डेरेक जूलेंडर, स्टिलर और ओवन विल्सन द्वारा अभिनीत हैंसल मैकडोनाल्ड को शामिल करता है। विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व के लिए लिखी गई, क्रूज, जो 2001 की मूल फिल्म की प्रशंसक थीं, उनके किरदार में चुने जाने वाले पहले अभिनेताओं में से एक थीं। 121 रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने महसूस किया कि इसमें हंसी की तुलना में अधिक सेलिब्रिटी कैमियो थे। 122 उस वर्ष क्रूज की दूसरी फिल्म लुई लेट्रियर की ब्रिटिश जासूसी कॉमेडी ग्रिम्सबी थी, जिसमें उन्होंने सच्चा बैरन कोहन और मार्क स्ट्रॉन्ग के साथ एक शक्तिशाली परोपकारी की भूमिका निभाई थी। कथित तौर पर क्रूज को उनकी भूमिका के लिए $4 लाख की पेशकश की गई थी। 123 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने सुझाव दिया कि
क्रूज का बहुत कम उपयोग किया गया और जूलेंडर 2 की तुलना में यहां उनका निवेश और भी कम लग रहा है। 124 इसके अलावा 2016 में क्रूज फर्नांडो ट्रूबा के साथ उनकी स्पेनिश भाषा की अवधि की फिल्म द क्वीन ऑफ स्पेन में फिर से शामिल हुए, जो ट्रूबा के 1998 के नाटक द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स की अगली कड़ी है। 1950 के दशक में स्थापित मूल की घटनाओं के 20 साल बाद क्रूज ने एक अभिनेत्री की भूमिका दोहराई जो एक हॉलीवुड स्टार बन जाती है और कैस्टिले की रानी इसाबेला प्रथम के बारे में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए स्पेन लौटती है। 67वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बर्लिनेल विशेष खंड में दिखाए जाने के लिए चयनित 126 स्पेनिश कॉमेडी ड्रामा को कम समीक्षा के साथ प्रदर्शित किया गया था। 127 लेकिन 31वें गोया अवार्ड्स में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिससे क्रूज को 9वां नामांकन प्राप्त हुआ। 128 फर्नांडो लियोन डी अरानोआ द्वारा निर्देशित एक स्पेनिश ड्रामा फिल्म लविंग पाब्लो 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें क्रूज ने वर्जीनिया वेलेजो की भूमिका निभाई थी और उनके पति जेवियर बार्डेम ने पाब्लो एस्कोबार की भूमिका निभाई थी। 129 वेलेजो के सर्वाधिक बिकने वाले संस्मरण लविंग पाब्लो हेटिंग एस्कोबार पर आधारित ये फिल्म 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान मिश्रित समीक्षाओं के साथ लॉन्च की गई थी। 130,131 कोलंबियाई पत्रकार की भूमिका निभाने के लिए क्रूज ने वेलेजो के सैकड़ों साक्षात्कारों का अध्ययन किया। 132,133 क्रूज ने केनेथ ब्रांग की रहस्यमय फिल्म मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 2017 में सहायक भूमिका निभाई थी, जो अगाथा क्रिस्टी के 1934 के इसी नाम के उपन्यास का चौथा रूपांतरण था। ये रहस्यमय नाटकीय फिल्म विश्व प्रसिद्ध जासूस हरक्यूल पोरोट पर आधारित है, जो 1930 के दशक में प्रसिद्ध यूरोपीय ट्रेन में हुई एक हत्या की गुत्थी सुलझाना चाहता है। क्रूज ने मिशनरी और यात्री पिलर एस्ट्रोवाडोस की भूमिका निभाई है, जो उपन्यास के स्वीडिश ग्रेटा ओहल्सन का हिस्पैनिक संस्करण है। फिल्म वी अतीय रूप से सफल रही, लेकिन आलोचकों से इसे मिली-जुली सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन पिछले रूपांतरणों में कुछ भी नया न जोड़ने के लिए आलोचना की गई। 134-2018 में क्रूज ने एफएक्स एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन क्राइम स्टोरी के दूसरे सीजन द असैसिनेशन ऑफ गियानी वर्साचे में डोनाटेला वर्साचे की उनके प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई और उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन। इसके अलावा क्रूज ने असगर फरहादी द्वारा निर्देशित स्पेनिश भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म एवरीबॉडी नोज में बार्डेम के साथ दोबारा काम किया। 135,136,137 फिल्म ने 2018 कांस फिल्म फेस्टिवल में सकारात्मक समीक्षा हासिल की। लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने दोनों प्रमुख कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, बार्डेम और क्रूज के बीच इतनी स्वाभाविक, अप्रत्याशित केमिस्ट्री है। 138 2019 गोया अवार्ड्स में क्रूज पेनेलोप क्रूज सांचेज जन्म 28 अप्रैल 1974 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में निपुण, उन्हें एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन के अलावा एक अकादमी पुरस्कार और एक बाफ्टा पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाएं मिली हैं। क्रूज ने 16 साल की उम्र में टेलीविजन पर अभिनय की शुरुआत की और अगले वर्ष जैमोन 1992 में उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत हुई। उनकी बाद की भूमिकाओं में बेले एपोक 1992, ओपन योर आइज 1997, डॉन हुआन 1998, द हाई लो कंट्री 1999, द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स 2000 और वुमन ऑन टॉप 2000 शामिल हैं। वो लाइव फ्लैश 1997, ऑल अबाउट माई मदर 1999, वॉल्वर 2006, ब्रोकन एम्ब्रेसेस 2009, आई एम सो एक्साइटेड में स्पेनिश निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर के साथ लगातार सहयोग के लिए जानी जाती हैं। 2013 पेन एंड ग्लोरी 2019 और पैरेलल मदर्स 2021। वुडी एलन के रोमांटिक ड्रामा विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में अपनी भूमिका के लिए क्रूज ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित भूमिकाएं वॉल्वर 2006, 9, 2009 और पैरेलल मदर्स 2021 में थीं। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में वैनिला स्काई 2001, ब्लो 2001, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स 2011, द काउंसलर 2013, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 2017, एवरीबडी नोज 2018
ऑफिशियल कंपटीशन शामिल है। 2022 ला इमेंसिटा, 2022 और फेरार। 2023 लघु श्रृंखला द असैसिनेशन ऑफ गियानी वर्साचे, अमेरिकन क्राइम स्टोरी। 2018 में डोनाटेला वर्साचे की भूमिका के लिए उन्हें प्राइमटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2010 से क्रूज की शादी स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम से हुई है। उन्होंने मैंगो, राल्फ लॉरेन और लोरियल के लिए मॉडलिंग का काम किया है और अपनी छोटी बहन मोनिका क्रूज के साथ मैंगो के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। वो 2018 से चैनल की हाउस एम्बेसडर रही हैं। उन्होंने युगांडा और भारत में स्वेच्छा से काम किया है, जहां उन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम करते हुए एक सप्ताह बिताया। उन्होंने दिवंगत नन के मिशन को वित्तपोषित करने के लिए द हाई-लो कंट्री से अपना वेतन दान कर दिया। वह एकमात्र स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार प्राप्त किया है। प्रारंभिक जीवन। क्रूज का जन्म 28 अप्रैल 1974 को स्पेन के मैरिड प्रांत के अल्कोबेंडास शहर में एक अंडालूसी हेयरड्रेसर और निजी प्रबंधक एंकाना सांचेज और एक एक्सट्रीमाडुरन रिटेलर और कार मैकेनिक एडुआर्डो क्रूज के घर हुआ था। उनके दो भाई बहन हैं, मोनिका, एक अभिनेत्री, और एडुआर्डो, एक गायक। उनकी एक सौतेली बहन सल्मा भी है। 3, 4, 5 उनका पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 6 क्रूज अल्कोबेंडास में पली बड़ी और अपनी दादी के अपार्टमेंट में लंबे समय तक बिताई। 5, 7 उन्होंने कहा कि उनका बचपन खुशहाल था। 5 क्रूज को याद है कुछ दोस्तों के साथ खेलना और मुझे ये पता होना कि मैं उनके साथ खेल रहा था तो मैं अभिनय कर रहा था। मैं एक चरित्र के बारे में सोचता था और किसी और के होने का नाटक करता था। 8 प्रारंभ में क्रूज ने नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया। 5 उन्होंने स्पेन के नेशनल कंजर्वेटरी में 9 वर्षों तक शास्त्रीय बैले का अध्ययन किया। 9 उन्होंने क्रिस्टीना रोटा के स्कूल में 3 साल का स्पेनिश बैले प्रशिक्षण और 4 साल का थिएटर प्रशिक्षण लिया। 10-11 उन्होंने कहा कि बैले ने अनुशासन पैदा किया जो उनके अभिनय करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 12 जब वो 10 या 11 साल की उम्र में सिने प्रेमी बन गई तो उसके पिता ने एक बीटामैक्स मशीन खरीदी जो उस समय उसके पड़ोस में काफी दुर्लभ थी। 8 एक किशोर के रूप में क्रूज को फिल्म टाइम मी अप देखने के बाद अभिनय में रुचि हो गई। मुझे बांध दो 1990 स्पेनिश निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर द्वारा। 5-13 उसने एक एजेंट के लिए कास्टिंग कॉल की लेकिन कई बार उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एजेंट को लगा कि वो बहुत छोटी है। 5-14 क्रूज ने अनुभव पर टिप्पणी की, मैं एक बच्चे के रूप में बहुत बहिर्मुखी था। जब मैं रात में हाई स्कूल में था तब मैं पढ़ रहा था, मैं बैले में था और मैं कास्टिंग कर रहा था। मैंने एक की तलाश की एजेंट और उसने मुझे 3 बार दूर भेजा क्योंकि मैं छोटी लड़की थी लेकिन मैं वापस आती रही। इतने सालों के बाद भी मैं उसके साथ हूं। 1989 में 15 साल की उम्र में क्रूज ने एक प्रतिभा एजेंसी में एक ऑडिशन जीता जिसके लिए 300 से अधिक अन्य लड़कियों ने आवेदन किया था। 1999 में क्रूज की एजेंट कैटरीना बेयोनास ने टिप्पणी की, ऑडिशन में वो बिल्कुल जादुई थी। ये स्पष्ट था कि इस बच्चे के बारे में कुछ प्रभावशाली था। वह हरी थी लेकिन वहां एक उपस्थिति थी, बस भीतर से कुछ आ रहा था। 9 उनके पिता एडुआर्डो की 2015 में स्पेन में उनके घर पर 62 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 15 करियर 1989 प्रारंभिक कार्य 1989 में 15 वर्षीय क्रूज ने स्पेनिश पॉप समूह मेकानो के गीत ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो के लिए एक संगीत वीडियो में अभिनय की शुरुआत की। 1990 और 1991 के बीच उन्होंने स्पेनिश टीवी चैनल टेलीसिंको के टॉक शो ला क्विंटा मार्चा की मेजबानी की, एक कार्यक्रम जिसे किशोरों द्वारा होस्ट किया गया था जिसका उद्देश्य किशोर दर्शकों के लिए था। 9 उन्होंने 1991 में सेरी रोज नामक एक कामुक फ्रांसीसी टीवी श्रृंखला के एले एट लुई एपिसोड में भी अभिनय किया जहां वह नग्न दिखाई दी। 16 1991 में 17 क्रूज ने कॉमेडी ड्रामा आर्ट हाउस फिल्म जैमोन में मुख्य महिला भूमिका के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 9 फिल्म में उन्होंने सिल्विया नाम की एक युवा महिला का किरदार निभाया जो एक ऐसे व्यक्ति से अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है जिसकी मां इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती है और उसे बहकाने के लिए जेवियर बार्डेम के किरदार को पैसे देकर इसे खराब करने की कोशिश करती है। पीपल मैगजीन ने लिखा कि फिल्म में क्रूज के टॉपलेस दिखने के बाद वो एक प्रमुख सेक्स सिंबल बन गई। 9 1999 में लॉस एंजल्स डे
ली न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में क्रूज ने टिप्पणी की कि यह एक शानदार हिस्सा था, लेकिन मैं वास्तव में नग्नता के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैं काम करना शुरू करना चाहता था और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। 960 मिनट्स के चार्ली रोज ने कहा कि क्रूज अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपने नग्न दृश्यों के लिए भी रातों रात सनसनी बन गई। 12 जब रोज ने क्रूज से पूछा कि क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि फिल्म में उनकी भूमिका के बाद उन्हें कैसा माना जाएगा, तो क्रूज ने उत्तर दिया, मुझे बस इतना पता था कि मुझे बिल्कुल विपरीत करना होगा। 12 जैमोन को अनुकूल समीक्षाएं मिली। 18 डेसरेट न्यूज के क्रिस हिक्स ने क्रूज द्वारा सिल्विया के चित्रण को आकर्षक बताया। 19 शिकागो सन टाइम्स के लिए लिखते हुए फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने लिखा, इसमें काफी शारीरिक आकर्षण वाले अभिनेता हैं, विशेष रूप से सिल्विया के रूप में पेनेलोप क्रूज। 20 अपने प्रदर्शन के लिए क्रूज को स्पेनिश एक्टर्स यूनियन न्यूकमर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष वह अकादमी पुरस्कार विजेता बैले एपोक में वजिन लूज के रूप में दिखाई दी। 9 पीपल पत्रिका ने कहा कि लूज के रूप में क्रूज की भूमिका से पता चलता है कि वो बहुमुखी थी। 9 1993 से 1996 तक क्रूज 10 स्पेनिश और इतालवी फिल्मों में दिखाई दिए। 21-20 साल की उम्र में वो फिल्मों के बीच बैले और अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए क्रिस्टोफर और ग्रीनविच में 2 साल के लिए न्यूयॉर्क में रहने चली गईं। वह अंग्रेजी सीखने को याद करती है काफी देर से, पहले केवल वो संवाद जानती थी जो उसने कास्टिंग के लिए सीखा था और वाक्यांश आप कैसे हैं? और धन्यवाद। 8 1997 में क्रूज स्पेनिश कॉमेडी फिल्म लव कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ में दिखाई दिए। वो बीटल्स बैंड के सदस्य जॉन लेनन की प्रशंसक डायना का किरदार निभाती है। वो उससे मिलने की असफल कोशिश करती है। वर्षों बाद कई असफल रिश्तों के बाद डायना असामान्य परिस्थितियों में एक परिचित के साथ फिर से मिलती है। 22 उसी वर्ष वो पेड्रो अल्मोडोवर के लाइव फ्लैश के शुरुआती दृश्य में एक वेश्या के रूप में दिखाई दी, जो बस में बच्चे को जन्म देती है। 9 और 8 हजोन एफ पैराडिस ए कॉर्नर ऑफ पैराडाइस में डोना हेलेना का रूप में। 1997 में क्रूज की अंतिम उपस्थिति अमेनाबार द्वारा निर्देशित स्पेनिश विज्ञान फाई नाटक अब्रे लॉस ओगोस ओपन योर आइज थी। वो एडुआर्डो नोरिएगा के मुख्य किरदार की प्रेमिका सोफिया की भूमिका निभाती हैं। ओपन योर आइज को सकारात्मक समीक्षा मिली। 23 और बाद में अमेरिकी निर्देशक कैमरून क्रो द्वारा इसे वेनिला स्काई के रूप में बनाया गया, जिन्होंने क्रूज को उसी भूमिका में और टॉम क्रूज को नोरिएगा की भूमिका में लिया, लेकिन ओपन योर आइज व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। 24 मॉन्ट्रियल फिल्म जर्नल के केविन एन लाफॉरेस्ट ने अपनी सितंबर 2002 की समीक्षा में टिप्पणी की कि क्रूज को अपने हालिया अमेरिकी काम के लिए कुछ बहुत खराब समीक्षाएं मिल रही हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि वह एक सभ्य अभिनेत्री से भी अधिक है, खासकर यहां जहां वह आकर्षक, गतिशील और हमेशा विश्वसनीय है। विशेष रूप से एक शॉट है जहां क्रूज हरे रंग की चमक में एक कमरे में प्रवेश करता है, जो हिचकॉक की तस्वीर वर्टिगो से ठीक बाहर है। 25 1998-2000 प्रारंभिक अमेरिकी फिल्म भूमिकाएं। 1998 में क्रूज अपनी पहली अमेरिकी फिल्म में स्टीफन फ्रियस की पश्चिमी फिल्म द हाई लो कंट्री में बिली क्रूडुप की सांत्वना पुरस्कार मैक्सिकन प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। 9 क्रूज ने कहा कि जब वो द हाई लो कंट्री का फिल्मांकन कर रही थी तो उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को समझने में कठिनाई हो रही थी। 9 फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 26-27 फिल्म जर्नल इंटरनेशनल के केविन लेली ने फिल्म के लिए अपनी समीक्षा में टिप्पणी की कि एक विडंबनापूर्ण कास्टिंग ट्विस्ट में स्पेनिश अभिनेत्री पेनेलोप क्रूज जोसेफा के रूप में बहुत अधिक आकर्षक हैं उनकी पिछली भूमिकाओं की तुलना में। 28 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री KALMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा 1998 में क्रूज डॉन हुआन और स्पेनिश पीरियड ड्रामा द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स में दिखाई दिए। द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स ला नीना डे तुस ओगोस में क्रूज ने मैकरेना ग्रेनाडा नाम की एक गायिका का किरदार निभाया है, जो एंटोनियो रेजिन्स के किरदार ब्लास के साथ कभी कभी रिश्ते में रहती है। वे एक फ्रैंकोइस्ट फिल्म मंडली का हिस्सा हैं जो UFA के साथ संयुक्त निर्माण के लिए स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन से नाजी जर्मनी तक यात्रा करती है। फिल्म में क्रूज के प्रदर्शन की फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई। वैरायटी पत्रिका के जॉनथन होलोलिंड ने लिखा, यदि पुष्टि की अभी भी आवश्यकता है कि क्रूज पहले एक अभिनेत्री है और बाद में एक सुंदर चेहरा है, तो ये यहाँ है।
29 फिल्म 4 के एक लेखक ने टिप्पणी की कि क्रूज स्वयं फिल्म का अपरिहार्य फोकस है, लेकिन ध्यान दिया कि कुल मिलाकर फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। 30 मैकरेना के रूप में क्रूज की भूमिका को उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूमिका के रूप में देखा गया है। 9 अपने प्रदर्शन के लिए क्रूज को गोया पुरस्कार और स्पेनिश एक्टर्स यूनियन पुरस्कार मिला और यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 31 1999 में क्रूज ने ऑल अबाउट माई मदर में अल्मोडोवर के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने एड्स से पीड़ित एक गर्भवती नन सिस्टर मारिया रोजा सांस की भूमिका निभाई। 9 फिल्म को अनुकूल समीक्षा मिली 32 और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने दुनिया भर में $67 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि इसने घरेलू स्तर की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया। 33 2000 में वो वुमन ऑन टॉप में मुख्य महिला भूमिका में इसाबेल के रूप में दिखाई दी, जो एक विश्व स्तरीय शेफ थी जो जन्म से ही मोशन सिकनेस से पीड़ित थी। यह उनकी पहली अमेरिकी मुख्य भूमिका थी। 9 वैरायटी पत्रिका की लिसा नेसिल्सन ने क्रूज और उनके सह कलाकार हैरोल्ड पैरिन्यू दोनों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्क्रीन पर धूम मचा देते हैं और कहा कि क्रूज के पास एक आकर्षक उच्चारण है। 34 बीबीसी न्यूज के फिल्म समीक्षक जेन क्रॉथर ने कहा कि क्रूज विदेश में मासूम के रूप में अद्भुत रूप से आकर्षक हैं, लेकिन टिप्पणी की कि मोनिका के रूप में हैरोल्ड पैरिन्यू जूनियर ही हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। 35 बॉक्स ऑफिस पत्रिका के एनली एलिंगसन ने लिखा, क्रूज इस भूमिका में शानदार हैं, निर्दोष और कमजोर, फिर भी उनके पास परिपक्व अनुग्रह और दृढ़ शक्ति है, जबकि यह सब अनियंत्रित कामुकता से भरपूर है। 36 इसके अलावा 2000 में उन्होंने बिली बॉब थॉर्नटन के पश्चिमी बेस्टसेलिंग उपन्यास ऑल द प्रिटी हॉर्सेस के फिल्म रूपांतरण में एलेजांद्रा विलारियल की भूमिका निभाई, जो मैट डैमन की प्रेमिका है। 9 द डिट्रॉइट न्यूज की सुजन स्टॉक ने टिप्पणी की कि फिल्म में थॉर्नटन, डैमन, हेनरी थॉमस और क्रूज को अभी तक एक प्रमुख फिल्म में उनके सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। 37 हालांकि द अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन के बॉब लॉन्गिगो क्रूज और डैमन के प्रदर्शन के बारे में कम उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि उनकी परिणामी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शायद ही बीन्स के एक डिब्बे को गर्म कर पाएगी। 38 2001-2005 निर्णायक 2001 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ जब क्रूज ने फीचर फिल्मों वेनिला स्काई और ग्लोव में अभिनय किया। वेनिला स्काई में कैमरून क्रो की ओपन योर आइज की व्याख्या में उन्होंने टॉम क्रूज के चरित्र की प्रेमिका सोफिया सेरानो की भूमिका निभाई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली 39, लेकिन इसने दुनिया भर में $200 मिलियन की कमाई की। 40 उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। बीबीसी के फिल्म समीक्षक ब्रैंडन ग्रेडन ने कहा कि क्रूज एक आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति है। 41 और फिल्म जर्नल इंटरनेशनल के एथन ऑल टर ने कहा कि क्रूज और उनके सह कलाकार क्रूज थे कुछ वास्तविक रसायन उत्पन्न करने में सक्षम। 42 उनकी अगली फिल्म ब्लो थी, जो ब्रूस पोर्टर की 1993 की किताब ब्लो हाउ ए स्मॉल टाउन बॉय ने मेडेलिन कोकेन कार्टेल एंड लॉस्ट इट ऑल के साथ $100 मिलियन कमाए। जॉनी डेप के चरित्र की पत्नी मिर्था जंग के रूप में उनकी सहायक भूमिका थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली 43, लेकिन इसने दुनिया भर में $80 मिलियन की कमाई की। 44 बोस्टन फिनिक्स की नीना विल्डॉफ ने क्रूज को बहुप्रतिभाशाली बताया। 45 और द ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क साल्वो ने लिखा, मैं क्रूज रूल्स शिविर में शामिल होने वाले अंतिम पुरुष होल्डआउट्स में से एक हो सकता हूं, लेकिन उनका टूर डी यहां जबरदस्त प्रदर्शन आपको अंदर तक खींच लेता है। 46 2003 कांस फिल्म समारोह में क्रूज 2001 में वो डोंट टेम्प्ट मी में कार्मेन रामोस की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली। 47 डेसरेट न्यूज के जेफ वाइस ने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से क्रूज को एक सख्त लड़की के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत ही बुरा विचार है। 48 और विलेज वॉइस के माइकल मिलर ने लिखा है कि शैतान के सहायक कार्मेन के रूप में पेनेलोप क्रूज नहीं करता। ब्लो में उसके कोकीन हफिंग एम्बलर के लिए एक मोमबत्ती पकड़ो। 49 2001 में क्रूज की आखिरी फिल्म कैप्टन कोरेली की मैंडोलिन थी, जो इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण थी। उन्होंने पेलागिया की भूमिका निभाई, जिसे दूसरे व्यक्ति से प्यार हो जाता है, जबकि उसका मंगेतर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में होता है। कैप्टन कोरेली के मैंडोलिन को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली 50, लेकिन इसने दुनिया भर में $62 मिलियन की कमाई की। 51 2002 में वेकिंग अप इन रेनो में उनकी एक छोटी भूमिका थी। इसकी नकारात्मक समीक्षा हुई 52 और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही।
53 अगले वर्ष क्रूज ने हॉरर फिल्म गोथिका में क्लो सावा की सहायक भूमिका निभाई, जो एक मानसिक अस्पताल की मरीज थी। वैरायटी के डेविड रूनी ने लिखा कि क्रूज क्लो के स्पष्ट पागलपन में एक उपयोगी द्वेषपूर्ण बढ़त जोड़ता है। 2003 में फैन ला ट्यूलिप में भी क्रूज के प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने टिप्पणी की कि क्रूज शुद्ध सागौन के प्रदर्शन के लिए एक विशेष कांस रेजी के हकदार हैं। 55 2004 में क्रूज क्रिसमस फिल्म नोएल में पॉल वॉकर के चरित्र की प्रेमिका नीना के रूप में दिखाई दी। 56 और 1930 के दशक के रोमांटिक ड्रामा हेड इन द क्लाउड्स में मिया के रूप में दिखाई दी। 57 जैम के ब्रूस बिकलैंड कैनो ने लिखा, कहानी जबरदस्ती थोपी हुई लगती है और प्रदर्शन नीरस क्रूज के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, जो फिल्म के बाकी कलाकारों से अलग लगता है। 58 द वॉशिंगटन पोस्ट के डेसन थॉम्पसन अधिक आलोचनात्मक थे। चरित्र की उच्चारण लंगड़ाहट के बारे में उनकी टिप्पणी थी कि क्रूज शायद ही दुनिया की सबसे महान अभिनेत्री नकली दिखने के बिना प्रदर्शन भी नहीं कर सकती। 57 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 59 उन्होंने सर्जियो कैस्टलिटो के मेलोड्रामा डोंट मूव में भी अभिनय किया। 60 क्रूज, जिन्होंने इस भूमिका के लिए इतालवी भाषा सीखी, ने अपने प्रदर्शन के लिए डेविड डी डोनाटेलो जीता। 61 उन्होंने 2004 में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यूरोपीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 62 2005 में क्रूज एक्शन एडवेंचर सहारा में डॉक्टर ईवा रोजर्स के रूप में दिखाई दिए। 63-64 उन्होंने अपनी सहायक भूमिका के लिए $6 मिलियन कमाए। 65 फिल्म ने दुनिया भर में $110 मिलियन की कमाई की, लेकिन अपने $160 मिलियन के बजट की भरपाई नहीं कर पाई। मूवीफोन ने फिल्म को इतिहास की सबसे प्रसिद्ध फ्लॉप फिल्मों में से एक करार दिया और 2007 में इसे सभी समय के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस टकी की सूची में 24वें स्थान पर सूचीबद्ध किया। 66 अटलांटिक सिटी वीकली के लोरी हॉफमैन ने महसूस किया कि क्रूज ने उन्हें क्रूज नियंत्रण पर डॉक्टर ईवा रोजर्स के रूप में काफी अभिनय कौशल दिया। 67 और रीलव्यूज के जेम्स बनार्डली ने क्रूज के प्रदर्शन को ब्लैक होल के रूप में वर्णित किया, जिसकी उनमें कमी थी। स्क्रीन उपस्थिति 68 इसके अलावा 2005 में क्रूज क्रोमोफोबिया में दिखाई दिए। 2005 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और अगले वर्ष रिलीज किया गया। व्यू लंदन के मैथ्यू टनर ने कहा कि क्रूज का किरदार ग्लोरिया, जो एक कैंसरग्रस्त वेश्या है, वास्तव में मुख्य कहानी से अधिक दिलचस्प है। 69 जबकि स्काई मूवीज के टाइम एवा ना ने लिखा, क्रूज इफांस की कहानी केवल दो दूरस्थ रूप से सहानुभूतिपूर्ण है, पात्र वास्तव में कभी भी मुख्य कथानक के साथ मेल नहीं खाते। 70 2005 में उनकी अंतिम फिल्म डोंट मूव प्लेइंग इटालिया थी। ह्यूस्टन क्रॉनिकल के एरिक हैरिस ने कहा कि क्रूज अपनी उपस्थिति के साथ बहुत आगे निकल जाती है। 71 और एम्पायर पत्रिका के पैट्रिक पीटर्स ने टिप्पणी की कि फिल्म के निर्देशक, जो फिल्म में भी दिखाई देते हैं, क्रूज से संवेदनशील प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम थे। 72 2006-2009 विश्वव्यापी पहचान 2008 में 80वें अकादमी पुरस्कार में क्रूज 2006 की पश्चिमी कॉमेडी फिल्म बैंडिडास में अपनी अच्छी दोस्त सलमा हायक के साथ दिखाई दी। द एरिजोना रिपब्लिक के रैंडी कोर्डोवा ने फिल्म स्पोर्ट्स क्रूज और उनकी सह कलाकार सलमा हायक को लस्टी ड्रीम टीम कहा और वे फिल्म के लिए मार्केटिंग फैंटेसी थे। 73 इसके अलावा 2006 में क्रूज को पेड्रो अल्मोडोवर की वॉल्वर में रायमुंडा के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अनुकूल समीक्षा मिली, जो एक कामकाजी वर्ग की महिला थी, जिसे अपनी 14 वर्षीय बेटी पाउला की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो ना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने टिप्पणी की, इस भूमिका के साथ सुश्री क्रूज ने अपना नाम वर्तमान समय की मांस और रक्त वाली स्क्रीन देवियों की किसी भी विश्वसनीय सूची में सबसे ऊपर अंकित किया है, बिना किसी छोटे हिस्से के, क्योंकि वो सांसारिक सरल होने का प्रबंधन करती हैं और अपने प्राकृतिक ग्लैमर का जरा सा भी त्याग किए बिना थोड़ा अश्लील। 74 इसी तरह द लॉस एंजल्स टाइम्स की कैरिना चोकानो ने लिखा, क्रूज, जिन्होंने टिप्पणी की है कि हॉलीवुड में उन्हें शायद ही कभी सुंदर से अधिक कुछ बनने किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त सीरीज के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी दी और नेटफ्लिक्स पर इसी के साथ थ्रोट माय विंडो 3 का नया सेक्शन यानी एक तरह से नया पार्ट मूवी का वो आ चुका है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया। आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।